हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जैम NCSI नेट चैनल में और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4। राइट, हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। राइट, हमने उसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर्स जाने थे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा आपका बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर, कि हम किसी सेट को कब कहेंगे कि वो बेसिस है और हम डायमेंशन जानेंगे कि डायमेंशन क्या होती है किसी वेक्टर स्पेस की। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़े थे वो था आपका लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, कि किसी सेट को यानी कि आप कह लो अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, अगर आपके पास उसके कुछ एलिमेंट्स दें, अगर आप उनको सेट में कलेक्ट करते हो तो आप क्या कहोगे कि जो वेक्टर्स हैं आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो ये हम अपने लेक्चर नंबर 3 में कर चुके हैं। राइट, एंड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और हमने यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के ऊपर कुछ रिजल्ट्स भी डिस्कस किए थे। तो जिन्होंने ये क्लास मिस करी है पहले वो इनको देखें, क्योंकि अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आता होगा तभी आप बेसिस के साथ डील कर सकते हो, अदरवाइज आपको बेसिस के साथ डील करने में मुश्किलें होंगी। राइट, तो जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा पहले वो ये लेक्चर देखे, फिर आगे की तरफ लेक्चर नंबर 4 की तरफ टुवर्ड्स करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आज हम सिर्फ 2 ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक है आपका फर्स्ट बेसिस। राइट, इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स भी देखेंगे, थ्योरम्स देखेंगे क्या होती है। यहां पर हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, यहां पर हमें थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे, हम थ्योरम को एज अ रिजल्ट की तरह लेके चलेंगे। हम उनको मान के चलेंगे कि जो थ्योरम्स है, राइट, जो उसकी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है, प्रूफ नहीं करेंगे। जिसको भी प्रूफ करना होगा या प्रूफ में इंटरेस्ट है वो आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो, वहां पर इजीली सिंपल प्रूफ दे रखा है, आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आता है या फिर बेसिस से पहले जो भी टर्म्स होती हैं लीनियर अलजेब्रा में अगर वो आपने वो पढ़ रखे हैं, जैसे अगर आपको इस बेसिस के ऊपर जो थ्योरम्स हैं उनको समझना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले LI और LD पता होना चाहिए कि LI एंड LD जो ये टर्म्स है ये क्या कहती हैं। राइट, किसी वेक्टर्स को आप LI कैसे कब कहोगे और LD कब कहोगे। उसके बाद आपको स्पेनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, स्पेन, जैसे कोई सबसेट S है वेक्टर स्पेस V का, ठीक है, V एक वेक्टर स्पेस है उसका सबसेट S है, तो स्पेन ऑफ S क्या होता है। राइट, तो ये क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में S लिख देते हैं या फिर इसको L ऑफ S कर देते हैं, ठीक है, ये चीज। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ये अपने आप में एक सेट होता है, और कैसा सेट होता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा क्या होगा, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पॉसिबल है वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन इसके अंदर होंगे, उसको हम बोलते हैं स्पेन ऑफ S और इसको रिप्रेजेंट करते हैं L ऑफ S। राइट, और यहां पर एक वर्ड और एक टर्म और यूज होती है जिसको हम बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में S को लिखते हैं और इसका मतलब होता है कि ये जो S है ये V को जनरेट कर रहा होता है। यहां पर V का मतलब क्या है, वेक्टर स्पेस। राइट, इसका ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि S जनरेट्स V, ये V यानी वेक्टर स्पेस, यानी कि ये S क्या है, सबसेट है किसका, V का। और ये सबसेट अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, कि जो S सबसेट है आपका, ठीक है, जो आपका S जो सबसेट है V का वो क्या कर रहा है, जनरेट्स कर रहा है किसको, V को, यानी कि पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट्स कर रहा है। यानी कि इस S की हेल्प से, इस S में जितने एलिमेंट है उसकी हेल्प से आप इस वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, यानी कि V के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जनरेट मतलब एक तरीके से पैदा करना, आप हर एक एलिमेंट को पैदा कर सकते हो। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान के चलो अगर आपके पास जैसे यहां पर, जैसे मैं यहां पर ये ले लेता हूं, ठीक है, एक वेक्टर स्पेस लेता हूं R ओवर R, ये आपका V है, V क्या है आपका, R ओवर R, V की वैल्यू R यानी कि V आपका क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड जो फील्ड है वो भी क्या है, रियल नंबर है। अगर यहां पर मैं S लेता हूं, एक फाइन, राइट, S कैसा सेट है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, तो इसमें एक एलिमेंट कैसा सेट है, फाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसे S को जो जनरेट करेगा V को, उसको हम कहते हैं कि S जनरेट V फाइनाइटली, और S जनरेट V को जनरेट करेगा कैसा, इनफाइनाइटली, यानी कि V अपने आप में कैसा है, V आपका फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा।
V क्या होगा, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस। कब, जब ये S फाइनाइट होगा, क्योंकि S किसको जनरेट कर रहा है, V को कर रहा है, तो हम इस वेक्टर स्पेस को बोलेंगे कि ये कैसा है, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। तो इस टर्म का मतलब क्या हुआ यहां पर, जब भी हम बोल रहे हैं फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस, इसका मतलब है कि जो V है वो किसी ना किसी फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, किसी ना किसी फाइनाइट सेट से क्या हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, V अपने आप में एक फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस हुआ। अगर यहां पर S जो V को जनरेट करा ये इनफाइनाइट हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो S है, राइट, इनफाइनाइट सेट है, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इनफाइनाइट है, और ये V को जनरेट कर रहा है। तो इस वेक्टर स्पेस को क्या बोलोगे V को, कि V नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस। नॉन फाइनाइट मतलब कि वो फाइनाइट जो सबसेट है जो इसको जनरेट कर रहा है V को, वो फाइनाइट नहीं है, वो कैसा है, नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर क्या आएगा कि अगर S इनफाइनाइट सेट है जो V को जनरेट कर रहा है, तो इस V को हम वेक्टर स्पेस को कह सकते हैं कि ये कैसा वेक्टर स्पेस है, नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये एक तरीके से आपकी उद्गम सीरीज है, ये आपके जो लीनियर अलजेब्रा टॉपिक है उसको क्या करा रहा है, रिवीजन करा रहा है। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा नहीं कराएगा, ये जो सीरीज है उद्गम सीरीज, ये आपको पूरा लीनियर अलजेब्रा नहीं कराएगा, ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया देगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके, किसके पर्पज से, इस टॉपिक के पर्पज से, इस टॉपिक यानी कि लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए आपको ये टर्मिनोलॉजी तो आनी चाहिए। ठीक है, ये मेन टर्मिनोलॉजी है, और यही जो ये मेन टर्मिनोलॉजी है, यहीं से आपके जेम एंड CSI नेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन मेन टर्मिनोलॉजी को पढ़ने के लिए आपके पास कुछ छोटी टर्मिनोलॉजी हैं जो उनको भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम मेन टर्मिनोलॉजी करा रहे हैं, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो इसके लिए रिक्वायर्ड है उनको आप खुद से मेहनत करके कर रहे हो, राइट, तभी आपको ये पूरा एक तरीके से लीनियर अलजेब्रा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, कुछ आपकी हेल्प, कुछ आपकी मेहनत और कुछ हमारी मेहनत। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया किसी वेक्टर स्पेस को आप फाइनाइट जनरेटेड कब कहोगे, और आप इस किसी वेक्टर स्पेस को नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस कब कहोगे। अच्छा जी, जैसे यहां पर आपका S कैसा है, राइट, सिंगलटन सेट 1 है, ये कैसा है, फाइनाइट सेट है। क्या ये S पूरे के पूरे V को जनरेट कर पा रहा है, पूरे V, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको ये क्या है, पूरा जनरेटेड स्पेस, ये किसके इक्वल आना चाहिए, V के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, S जनरेट कर रहा है V को, यानी कि अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, यानी कि इसके जनरेटर्स जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे वो कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने आपके V में हैं। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई बताएगा, बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है, कहीं ना जो आप अगर जब इसको पढ़ोगे तो जो S को मैंने जनरेटेड वेक्टर स्पेस बोल रहा हूं, ये किसके इक्वल होता है, ये आपका LS के इक्वल ही होता है। ठीक है, इस S में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने आपके लीनियर स्पेन ऑफ S में होते हैं। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको अवेलेबल है, इजीली मिल जाएगा आपको बुक में। ठीक है, फ्रीडबर्ग की बुक देख लेना, सबसे स्टैंडर्ड बुक है फ्रीडबर्ग, और सबसे इजी बुक भी है, और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रीडबर्ग की बुक में, लीनियर अलजेब्रा बाय फ्रीडबर्ग। ठीक है, फॉरेन राइटर की बुक है, उसमें आप देख सकते हो, ये प्रूफ इजीली दे रखे हैं। तो क्या कहता है कि जो लीनियर स्पेन ऑफ S है वो इज इक्वल टू किसके, S इज जनरेटेड, ये क्या अपने आप में वेक्टर स्पेस आएगा, कैसा, जो S से जनरेट हो रहा है, ये V के इक्वल आएगा। ठीक है, ये ट्रू है। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या होगा, 1, तो 1 से जनरेट हो रहा होगा, इसमें क्या है, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑल, यानी कि ये क्या करे, V को जनरेट कर दे, V के इक्वल नहीं होगा, लेकिन S V को जनरेट कर देगा तो फिर बिल्कुल V के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अल्फा एक रियल नंबर होगा इनटू 1, जहां पर अल्फा कहां से आ रहा है, R से आ रहा है आपका, यानी कि फील्ड से आ रहा है, ये R कहां से, फील्ड से, क्योंकि अल्फा आपका फील्ड से आता है। ठीक है, अल्फा इंटू 1 करोगे, आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा, तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये क्या है आपका, ये आपका एक इंटरनल प्रोडक्ट होता है, यानी एक इंटरनल ऑपरेशन होता है, और एक आपका एक्सटर्नल ऑपरेशन होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो अपने थे, तो ये कैसा ऑपरेशन है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है ये। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड से आ रहा है अल्फा, और 1 कहां से आ रहा है आपका, ये S किसका सबसेट है, V का सबसेट है, क्योंकि रियल नंबर अपने आप में। तो इस तरीके से ये आपका जो 1 है, ये पूरा का पूरा किसको जनरेट कर रहा है, पूरे रियल नंबर को, क्योंकि अल्फा की वैल्यू आप कुछ भी रियल नंबर ले सकते हो, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो एक तरीके से क्या आएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा, यानी कि V आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो S है वो क्या कर रहा है, ये सिंगलटन सेट 1 पूरे के पूरे V को जनरेट कर रहा है, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखा है। और ये क्या है, एक तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। आप इजीली देख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कि अगर मान चलो आपके सेट में 2 एलिमेंट है, सपोज
एक्स और वाई, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, जहां पर अल्फा और बीटा कहां से आएंगे? फील्ड से आएंगे। ठीक है, इस अल्फा और बीटा की वैल्यू को चेंज करते जाओ, जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसमें आपकी कमांड होनी चाहिए कि क्या चीज होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आप बेसिस के बारे में जान लोगे, फिर हम पढ़ेंगे डायमेंशन, कि डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिस से और इसकी डेफिनेशन से, कि बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, किसे हम कहते हैं कि वो बेसिस है। देखो, लेट V ओवर F बी अ वेक्टर स्पेस। V ओवर F क्या आपका एक वेक्टर स्पेस है, जहां पर V आपका सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, एंड F क्या आपकी, F यहां पर फील्ड है। तो ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, जहां पर अब यहां पर हम क्या ले रहे हैं, S इज अ सबसेट ऑफ V। तो S क्या है, एक सबसेट है किसका? V का। ठीक है, देन S इज बेसिस, तो इस सबसेट को हम बेसिस कहेंगे, इस सबसेट को हम क्या कहेंगे? बेसिस कहेंगे। देन S इज बेसिस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ, कब? इफ एंड ओनली इफ है, अगर बेसिस है तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर ये दोनों कंडीशन है तो फिर आपका जो S है वो बेसिस होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली, दोनों वे से ट्रू है। इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। LI का मतलब S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, कि जो S जो सबसेट है V का, वो कैसा होना चाहिए? अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि S में जितने भी वेक्टर्स हैं आपस में कैसे होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करा दिया था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, चलिए, और ये क्या लिख रहा है? S स्क्वायर ब्रैकेट में V, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई डेट इज S जनरेट्स V, कि S क्या कर रहा है? V को जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये अभी मैं आपको बता चुका हूं कि इसका क्या मतलब है। तो S V को जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो अगर ये दोनों चीज S सेटिस्फाई करता है कि S LI भी है और S क्या कर रहा है? पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो S होगा वो क्या होगा? आपका बेसिस कहलाएगा। ठीक है, अगर बेसिस है तो इसका, अगर S बेसिस है तो ये दोनों चीज होंगी, ये दोनों चीजें तो S बेसिस होगा। ठीक है, दोनों तरफ से ट्रू है। ठीक है, वाइस वर्सा, दोनों तरफ से ट्रू है। ओके, अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं बेसिस के। जैसे मैंने यहां पर एक वेक्टर स्पेस ले रखा है आर्क n ओवर r। ठीक है, यहां पर V क्या है? V आपका r की पावर n है। ठीक है, यहां पर यह क्या है? V ओवर f है, इसका मतलब क्या है? V ओवर f। तो यहां पर V क्या है आपका? r की पावर n, यानी कि n टपल्स हैं, और जहां पर वो टपल्स है वो कहां से आ रहे हैं? रियल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, फील्ड क्या है यहाँ पर? फील्ड भी आपकी रियल नंबर है। तो जहां पर जब भी ऑपरेशन ना लिखे हो, ठीक है, यहां पर आपको ऑपरेशन नहीं लिख रखे, तो इसका मतलब क्या है? आपको यहां पर सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लेना है। जब भी ऑपरेशन डिफाइन ना हो तो ऑलवेज यू टेक सिंपल एडिशन एंड सिंपल मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो यहां पर मुझे बताओ, इस केस में आपका बेसिस क्या होगा? इस वेक्टर स्पेस का बेसिस बताना है, यानी कि आपको ऐसा सबसेट बताना है कि जो LI भी हो और पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को क्या करे? जनरेट भी करता हो। ठीक है, तो वो आपका सबसेट क्या होगा? अगर देखो, अगर मैं यहां पर S की वैल्यू, अगर मैं यहां पर S की वैल्यू ये ले लेता हूं, सपोज E1, मैंने आपको बताया था जब LI चेक कर रहे थे RN ओवर R, तो इसमें मैक्सिमम, यानी कि इसमें LI E1 E2 E3, ठीक है, n टपल्स तक है तो n टपल्स तक ले लेते हैं हम। En ये आपस में कैसे थे? LI सबसेट, LI वेक्टर्स थे ये E1 E2, और E1 का मतलब क्या है? यहाँ पर जो E1 है उसका मतलब है, क्योंकि वेक्टर क्या है आपका? V, यहाँ पर V है R ओवर N। ठीक है, इसमें आपका जो V है वो है R की पावर N, यानी कि n टपल्स। ठीक है, यानी कि V में किस टाइप के एलिमेंट है? इसका मतलब है इसमें वो सारे n टपल्स टाइप के एलिमेंट है, x1 से लेकर xn तक। ठीक है, xn तक। ठीक है, सच दैट कि जो xi है वो कहां से बिलोंग करे? आपके रियल नंबर से बिलोंग करे। तो इसमें V के अंदर इस टाइप के एलिमेंट n टपल्स। ठीक है, इसको हम n टपल्स बोलते हैं, 1 2 x1 x2 x3 xn तक। ठीक है, ये कितना टपल है? n टपल्स। ठीक है, चलिए, तो इस केस में आपका एक एलिमेंट E1 हुआ, और E1 का मतलब क्या है? इसमें जो E1 का मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट 1 होगा, बाकी सब 0। ठीक है, E1 का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट 1, बाकी n तक 0। ठीक है, E2 का मतलब क्या है? सेकंड कंपोनेंट आपका 1 होगा, सेकंड कंपोनेंट 1 होगा, बाकी सब 0। ठीक है, इस तरीके से EI होगा, इसका मतलब क्या है? 0 0, एंड जो ith कंपोनेंट होगा
ठीक है, ये ith कंपोनेंट है, ये 1 होगा और बाकी सब ठीक है 0, n तक 0, ये ith कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है भाई, ith। उसी तरीके से en क्या होगा, en होगा आपका 0 0 और लास्ट वाला n जो n होगा वो आपका 1 होगा, nth कंपोनेंट 1 होगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स है E1 E2 का मतलब। अब मुझे ये बताओ E1 E2 ये En है, ये आपस में Li है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो कि Li है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपके Li होंगे और ये क्या करेगा, पूरे के पूरे आपके Rn को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, यानी कि वेक्टर स्पेस को ये जनरेट कर देगा। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लो। ठीक है, एस, इस एस का मतलब मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, लीनियर स्पेन ऑफ एस। तो लीनियर स्पेन ऑफ एस क्या आएगा, इसका पूरा का पूरा Rn आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एस, ये क्या है आपका, ये आपका Lib है और ये क्या कर रहा है, ये जो यहां पर S है, ठीक है, और ये जो S है वो पूरा का पूरा किसको जनरेट कर रहा है, V को भी जनरेट कर देगा। ठीक है, यानी कि जो S का लीनियर स्पेन लोगे वो पूरा का पूरा Rn आ जाएगा। तो इस तरीके से S क्या हो गया, बेसिस हो गया। ठीक है, तो बेसिस कैसे चेक करोगे आप, कि पहले चेक करोगे कि वो Li है या नहीं है, और फिर आप उसको चेक करोगे कि वो पूरा पूरा S जो है वो V आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, देखो Li चेक करना, ठीक है, और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा पर ये आएगा, ये आप इजीली चेक कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, एन, तो इसमें आप लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, ये जो आपके पास स्केलर्स आएंगे वो कहां से आएंगे, रियल नंबर से। इनको आप चेंज करते जाओ तो आपके पास पूरा पूरा Rn मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इजीली प्रूव कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन है। और Li चेक करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो जिसको Li चेक करना नहीं आता भाई वो पहले लेक्चर नंबर 3 को प्रीफर करे, पहले लेक्चर नंबर 3 देखे फिर इस पर आए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, आपको क्या होता है, देखो टीचर क्या होता है, गाइडेंस, एक तरीके से मार्गदर्शक होता है, आपको मार्ग दिखाने वाला होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और दिल से क्वालिफाई करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए सेकंड MNR। इस MNR का मतलब क्या है, इसके का V यहाँ पर क्या है, MN का मतलब क्या है, M मतलब मैट्रिक्स, और कितने ऑर्डर की, N ऑर्डर की, N क्रॉस N स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, N यहाँ पर सिर्फ एक ही N लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, N ऑर्डर की मैट्रिक्स, N ऑर्डर का मतलब N क्रॉस N। ठीक है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यानी कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज कितने हैं, N है, और वहां पर जो इंट्रीज आ रही है वो कहां से आ रही है, R से आ रही है। ठीक है, इंट्रीज कहां से आ रही है, उसके अंदर इंट्रीज जो आ रही है R से आ रही है, और फील्ड भी क्या यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इस तरीके से लिखा है ना, ओवर R, तो यानी कि जो इसमें फील्ड है वो रियल नंबर है, और जो इसकी मैट्रिक्स की जो इंट्रीज है वो भी यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो इस केस में आपको बताना है कि बेसिस क्या होगा। सबसे पहले इसमें मैक्स एलिमेंट किस टाइप के, इसमें मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट है। जैसे मान लो अगर n की वैल्यू यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूं तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इस टाइप के, मैट्रिक्स टाइप के, A B C D, ये आपकी मैट्रिक्स होगी। तो इस मैट्रिक्स को किससे जनरेट कर सकते हो आप, 4 टाइप के एलिमेंट से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो, एक तरीके से ये, ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, जैसे 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 0, पहले फर्स्ट एंट्री को 1 ले लो, बाकी सबको 0, जिस तरीके से यहां पर हम ले रहे थे। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो इजीली, फिर 0 A12 एंट्री को 1 लो, बाकी सब 0। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसको 1, फिर इसको 1, तो इस तरीके से 4 एंट्री आएंगी, और ये क्या करेंगी, ये पूरा का पूरा जो इसमें आएगा S, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, इस Li होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 4, ठीक है, ये क्या होंगे, Li होंगे, और ये पूरे पूरे किसको जनरेट करेंगे, इस Mn, यानी पूरी पूरी मैट्रिक्स को जनरेट कर देंगे, अगर उसका ऑर्डर n की वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं। तो उसी तरीके से n क्रॉस n में, ठीक है, उसी तरीके से जब आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इसमें आपके जो बेसिस होंगे, ठीक है, किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें में हम कह सकते हैं, ठीक है, इसमें हम अगर हम एलिमेंट लिखें तो हम इसमें एलिमेंट लिख सकते हैं भाई मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये कह सकते हैं दिस Aij, ठीक है, Aij, ओके, इसको हम लिखते हैं E1 के नाम से, E1, ठीक है, E1 कैपिटल E1, E2, और इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, n स्क्वायर एलिमेंट। ठीक है, इसमें देखो ऑपरेशन नहीं है, तो सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैट्रिक्स सिंपल एडिशन होती है, मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो वही, तो E1 E2 En,
इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक है, 1 2 3 और इसका कितना एन स्क्वेयर, ठीक है। इसमें कहां तक जाएंगे, E1 जैसे E111 E12, ठीक है, E1n, फिर इस तरीके से E21, ठीक है, इस तरीके से पूरे पूरे ENN तक जाएगा। कहां तक जाएगा, NN तक। तो कितने एलिमेंट है इसमें, n स्क्वेयर एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे भाई, n स्क्वेयर एलिमेंट। क्योंकि देखो यहां पर जब n का ऑर्डर 2 था तो कितने एलिमेंट्स आ रहे, उसके लिए 4 एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। तो n का ऑर्डर जब 2 था, यानी कि 2x2 की मैट्रिक्स थी, ऑर्डर क्या था मैट्रिक्स का 2x2, यानी कि 2x2 करोगे तो कितना आएगा 4। तो इस तरीके से इसके बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, जब मैट्रिक्स में क्या है, सिंपल एडिशन एंड सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो n क्रॉस n यानी कि n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर। तो इस तरीके के, तो ये अपने आप में क्या करेंगे, ये li होगा और पूरे पूरे इसको जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से यहां पर ये बेसिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर E11 का मतलब समझ लेना क्या है। देखो E11 का मतलब क्या है, इसमें वो मैट्रिक्स जिसकी A1 1 की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री क्या है, 1 है, बाकी सब 0, ठीक है, बाकी सब 0 है। इस टाइप की एंट्री है, बाकी सब 0 है भाई, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये 0, ठीक है। सिर्फ कौन सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो 1 है, फर्स्ट वाला जो ये है सफिक्स, वो क्या करता है, दिखाता है रो को, और सेकंड वाला कॉलम को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री 1 है, बाकी सब 0। इसी तरीके से E12 में क्या आएगा, E12 में आएगा कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये होती है, सेकंड कॉलम यहां पर आएगा, तो ये वाली एंट्री A12 वाली, A12 एंट्री वाली कितनी है, वो 1 है, बाकी जितनी भी एंट्रीज है वो सब 0 है, ठीक है, सारी क्या है 0, सब 0 है भाई, जितनी भी हैं सब 0। सिर्फ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एंट्री है वो आपकी 1 है, बाकी सब 0। तो ये आपके क्या है, इसके लिए, इस स्पेस के लिए क्या बनेंगे, बेसिस बनेगा, ठीक है। इन सबका कलेक्शन, वो कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, n स्क्वायर, ठीक है। ये आपस में कैसे होंगे, li होंगे, और ये पूरे पूरे मिलके इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो पूरे पूरे v को जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। तो चलिए ये चीजें देखो आप पढ़ चुके हो, बस मैं आपको यहाँ पर ये चीज बता रहा हूँ, आपको दो चीज चेक करनी है कि li प्लस कि वो पूरे पूरे v को जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए थर्ड, यहां पर क्या है, v इजकल टू पी एन आर, एफ इजकल टू आर, ठीक है। यहां पर फील्ड क्या है, रियल नंबर, वेक्टर स्पेस क्या है, पी एन आर, यानी कि पी एन का मतलब क्या है, पर सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ठीक है। पी एन आर का मतलब यहां पर क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट n डिग्री, ठीक है। यहां पर जो सफिक्स में n लिखा है इसका मतलब क्या है, इसमें वो सारे पॉलिनोमियल है जिसकी ज्यादा से ज्यादा डिग्री कितनी हो सकती है, n हो सकती है, लेकिन n से डिग्री ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि इसमें वो पॉलिनोमियल नहीं आएगा जिसकी डिग्री n से ज्यादा है। तो इसमें किस टाइप के पॉलिनोमियल आएंगे, जिसकी डिग्री या तो 0 हो या 1 हो या x हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, कहां तक, n तक, अप टू n भी हो सकती है लेकिन n से ज्यादा नहीं हो सकती, इसमें वो सारे पॉलिनोमियल है। और यहां पर क्या लिखा है ब्रैकेट में r का मतलब क्या है, कि जो पॉलिनोमियल आपका बनेगा n डिग्री का पॉलिनोमियल इस टाइप का होगा, a0 a1 x a2 x स्क्वायर प्लस an x रेज़ टू पावर n, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। तो इसमें जो आपकी डिग्री कितनी है, एटमोस्ट n है, ठीक है। इसमें जो कोएफिशिएंट है a0 a1 a2 an, वो कहां से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे, ठीक है। जो यहाँ पर सफिक्स में r लिखा है उसका मतलब क्या है, इसमें जो पॉलिनोमियल्स हैं और उसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो कहां से आएंगे, रियल नंबर से। और ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है, किसके फील्ड, किस फील्ड के ओवर, r, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। जो आपकी फील्ड है वो भी क्या है, रियल नंबर है। तो pn इसको हम लिखेंगे, अगर हम इसको लिखें वेक्टर स्पेस फॉर्म में pn, ये पहला r किसको डिनोट कर रहा है, कि इसमें जो पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट r है, फिर ओवर r, ये इसको हम लिखते हैं v ओवर फील्ड, ठीक है। यहां पर v क्या है, पूरा pnr, फिर यहां पर फील्ड क्या है, r, ठीक है। अगर हम इस r को नहीं भी लिखते, अगर सिर्फ इतना लिखते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि इसमें जो फील्ड है वो भी क्या है, r है, ठीक है। अगर इतना भी लिखते हैं तो इसमें जो फील्ड है वो भी क्या है, r है, ठीक है। चलिए तो अब आपको बताना है कि इस सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जो वेक्टर स्पेस है आपका, वेक्टर स्पेस के अंदर क्या है, आपके पॉलिनोमियल है और कितने डिग्री तक है, एटमोस्ट n डिग्री के। तो इसमें आपको बताना है क्या ये आपका जो वेक्टर स्पेस है इसके पास कोई बेसिस होगा, और बेसिस होगा तो वो बेसिस क्या होगा, ठीक है, वो आपको बताना है। चलिए बताइए, इसमें जो बेसिस होगा यानी कि कोई सेट S एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। देखो इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें a0 है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई है। अगर मैं यहां पर 1 उठा लूं, फिर सेकंड से x उठा लूं,
थर्ड से मैं एक्स स्क्वायर उठा लूं तो इस तरीके से यहां तक मैं एक्स एन, ठीक है, ये उठा लूं, एटमोस्ट कितने एन। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन जो इनका लिखोगे वो इस तरीके से तो लिखोगे, ठीक है, इक्वल टू जीरो हटा दो यहाँ पर। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है इनका, 1x एक्स स्क्वायर एक्स एन, ठीक है, ये पूरा पूरा। तो ये क्या है एक तरीके से, इसमें क्या गया, यानी कि जो पूरा का पूरा एस होगा वो क्या कर रहा है, जो एस है वो जनरेट्स कर रहा है किसको, पूरे के पूरे वी को, क्योंकि ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है, इस टाइप के ही पॉलिनोमियल इसके अंदर, ठीक है। इक्वल टू जीरो नहीं करना, पॉलिनोमियल यहीं तक होता है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, PNR। इसमें इस टाइप के एलिमेंट है। अगर मैं इस A1 A2 AN को जीरो ले लेता हूं सबको, तो यहां से बचेगा A0, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, क्योंकि A0 इंटू 1 है, और A0 में अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मान लो 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1, तो ये भी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि फील्ड से आता है ये वाला, क्योंकि ये क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट आपका 1 वेक्टर है, तो वो मैंने 1 कलेक्ट किया। सिमिलरली यहाँ से x कलेक्ट करा, तो आप इजिली देख सकते हो, ठीक है, आप पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, उसके आपने ये एलिमेंट लिए 1x एक्स स्क्वायर एक्स एन। तो इससे आप जितने भी आपके n डिग्री के, एटमोस्ट n डिग्री के पॉलिनोमियल सभी के सभी को आप जनरेट कर सकते हो इन n+1 वेक्टर से। यहाँ पर कितने वेक्टर हैं आपके, n+1 वेक्टर, क्योंकि x की पावर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से जब स्टार्ट होगा n तक, तो ये हो गया, और एक कांस्टेंट टर्म जीरो, ये वाली 1, तो यहाँ पर कितना हुआ टोटल, यहाँ से यहाँ तक लेकर n एलिमेंट्स, और ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो n+1। तो इसके अंदर s के अंदर कितने एलिमेंट्स है, n+1 एलिमेंट है। तो इन एलिमेंट की हेल्प से आप पूरे के पूरे v को जनरेट कर सकते हो, और आप इजीली चेक कर सकते हो कि जो ये है आपका s, वो Li है, ठीक है। हमने देखा था Li के केस में ये कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे, स्केलर एग्जिस्ट करा रहे हो, ठीक है, A0, ठीक है, ये स्केलर से एग्जिस्ट करा रहे हो, A0 ax स्क्वायर एंड an x पावर n इक्वल टू जीरो करोगे, ठीक है, आपको प्रूफ करना है जीरो। तो इसमें क्या करना कि जो स्केलर्स है A0 A1 AN, ठीक है, आपको Li चेक करना है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, A0 इसको इस तरीके से लो, स्केल Li चेक कर रहे हो, अल्फा नॉट इंटू 1, अल्फा 1 इंटू एक्स, अल्फा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एन एक्स पावर एन इक्वल टू जीरो। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा जो अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 है, जो कॉफिशिएंट हैं, जो स्केलर्स हैं, वो क्या है, सभी के सभी जीरो हैं। तो इसका मतलब आपका 1x एक्स स्क्वायर क्या है, Li है, ठीक है। ये आप वेरीफाई कर सकते हो इजीली, ठीक है, ये जीरो होंगे। चलिए, ये आपके जीरो होंगे, क्योंकि जीरो इक्वल नहीं, ये जीरो जीरो होंगे तभी आपका जीरो होगा, क्योंकि अगर एक्स नॉन जीरो है, क्योंकि एक्स तो आपका एक तरीके से टर्म है, ठीक है, और ये नॉन जीरो टर्म है, ठीक है, एक्स यहाँ पर जीरो नहीं होगा, यहाँ पर आप कोई एलिमेंट नहीं लेके चल रहे हैं, तो 1 भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, और इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी आपके स्केलर्स हैं अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 क्या होंगे, जीरो होंगे, तभी जाके उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन रहेगा, उनका जो सम है वो जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। इस तरीके से Li है, और पूरा पूरा एस वी को जनरेट कर रहा है। अच्छा जी, सिमिलरली, ठीक है, अब मैं आपको ये छोड़ता हूं आपके ऊपर कि इसका वेक्टर स्पेस क्या होगा। सिमिलरली देखो इसमें क्या है, इसमें वो सारे Rx लिखा हुआ है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, जिसके कोएफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से, ठीक है। फील्ड यहां पर क्या दे रखा है आपको, रियल नंबर। तो इसमें सारे पॉलिनोमियल्स है, इसमें डिग्री डिफाइन नहीं है, कितने डिग्री तक, डिग्री कितनी भी हो सकती है, n भी हो सकती है, n+1 भी हो सकती है, n+2 भी हो सकती है, n+3 भी हो सकती है, ठीक है। डिग्री जितने भी पॉलिनोमियल है वो सभी हो सकते हैं, और कितने भी डिग्री के, ठीक है, कितने भी डिग्री के, लेकिन एक फाइनाइट डिग्री तो होती है आपकी, पॉलिनोमियल है उसकी एक फाइनाइट डिग्री होगी, लेकिन उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है यहाँ पर कि इतने डिग्री तक आप ले रहे हो, वो डिग्री आप कितनी भी ले सकते हो, 1 करोड़, 1 लाख, या फिर 1 खरब, ठीक है, कितना भी, बिलियन, ट्रिलियन, कितना भी ले सकते हो। तो इसमें जो आपका s एग्जिस्ट करेगा वो आपका होगा 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, क्योंकि ये चलते चले जाएंगे, क्योंकि एंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने पॉलिनोमियल है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है, और कितने डिग्री तक है ये भी डिफाइन नहीं है। इसमें सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ठीक है, ये सिर्फ ये कहा कि क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है, जिसके कोएफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से, और ये पॉलिनोमियल किसमें, एक्स वेरिएबल में, ठीक है। इसका मतलब जो एक्स में लिखा होता है ये क्या है, एक्स राइट, एक्स में क्या है, पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी पूरे क्या करेगा, जो ये करेगा, यहाँ पर जो s होगा वो पूरे v को जनरेट कर देगा, और ये क्या आएगा, ये आपका Li होगा, ठीक है। ये आप इजीली वेरीफाई करना, ये एक तरीके से आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसमें आप क्या है, सीक्वेंस है, क्या है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस, ठीक है,
जहां पर सीक्वेंस की जो वैल्यूज आएंगी वो कहां से आ रही है, रियल नंबर से आ रही है, और जो ये n है सफिक्स में वो कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, फील्ड यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। ठीक है, सीक्वेंस आपको पता है किस टाइप की होती है सीक्वेंस, एक अगर मैं एक सीक्वेंस लिखूंगा तो सीक्वेंस किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीक्वेंस अपने आप में कैसी होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि जो सफिक्स होता है वो कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब इस मुझे ये बताओ ऐसी कितनी सीक्वेंस हो सकती है, बहुत सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस अपने आप में इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। अब इसमें से आपको, ठीक है, सारी सीक्वेंस है, इस टाइप की सीक्वेंस है, आपको बताना है कि इस जितने भी सीक्वेंस आपकी है उसको किससे जनरेट कर सकते हो आप। तो यहां पर मैंने लिखा S E1 E2 E3। यहां पर E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब है कि उसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 है, बाकी सब 0 है, बाकी सब क्या है, 0 0 0 है। ठीक है, 0 0 चला जाएगा। E2 का मतलब क्या है, E2 का मतलब क्या है, उसकी सेकंड जो एलिमेंट है यानी सेकंड जो टर्म है वो 1 है, बाकी सब 0 है, बाकी सब क्या है, 0। उस तरीके से EI का मतलब क्या हो जाएगा भाई, EI का मतलब है कि उसकी ith टर्म कितनी है, 0, एंड ith टर्म होगी उसकी 1। ये कौन सी टर्म है, ith। ठीक है, ये वाली, 0 0, बाकी सब क्या है, इस तरीके से 0 0 है। ठीक है, जो यहां पर सफिक्स में लिखा वही टर्म सीक्वेंस की, वही जो सीक्वेंस की जो n इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो 1 फर्स्ट टर्म 1 होगी, बाकी सब 0। n की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो सेकंड टर्म 0 होगी और सेकंड टर्म 1 होगी, बाकी सब 0। यहाँ पर n की वैल्यू क्या, i, तो ith टर्म 1 होगी, बाकी सभी टर्म क्या होंगी, 0 होंगी। तो ये E1 E2 है। तो ये आपस में li आता है और ये पूरे के पूरे S क्या करेगा, पूरे पूरे V को जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से ये बेसिस है। ठीक है, ये वेरीफाई करना, आप समझना डेफिनेशन को। चलिए, ये तो हो गए एक तरीके से। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो सेट आ रहे हैं जो आपके, ठीक है, यहां पर देखो S कैसा आ रहा था, ये यहां पर इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो यहाँ S इनफाइनाइट है और ये जनरेट कर रहा है V को, तो ये अपने आप में कैसा है, इनफाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ये जो V होगा इस V को क्या बोलोगे, नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस, या तो इनफाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस बोलो या बोलो नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ठीक है, इस केस में भी कितने एलिमेंट्स हैं बेसिस के अंदर, इस S के अंदर, S अपने आप में क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि चलता चला जाएगा। तो यहां पर भी V क्या आपका नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस, यहां पर फाइनाइट है, n+1 एलिमेंट थे, तो ये यहां पर जो V होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड अब यहां पर दो एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे R/Q C/Q। ठीक है, यहाँ R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, C मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, फील्ड यहाँ पर क्या है, Q, यहाँ पर भी Q। फील्ड कैसे यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इस केस में ये कैसे हैं, ये आप अपने आप में नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो S एग्जिस्ट करेगा वो आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते वो क्या क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि S जो इनफाइनाइट है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते किन किन एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, S के अंदर क्या क्या एलिमेंट है। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट है वो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते यहाँ पर। हालांकि इस S के अंदर सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन वो सारे के सारे रेशनल नंबर जो होंगे क्या वो Li होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि आपको पूरे पूरे अगर इसमें से क्या ले लो, R में से अगर एक नंबर ले लो, आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, ठीक है, लेकिन एक रेशनल नंबर से ये जनरेट नहीं हो सकता R पूरा का पूरा, क्योंकि सेट इस R के अंदर इरेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर S जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं। ठीक है, और ये S इनफाइनाइट होगा, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके जो एलिमेंट होंगे वो आपके इसके S के अंदर रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी हो सकते हैं, तो वो मिलके आपका इस R को जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर S को आप स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि S क्या होगा, लेकिन इतना कह सकते हो जो S होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको एक तरीके से रिजल्ट की तरह याद कर सकते हो कि जो ये R/Q C/Q है वो कैसे हैं, आपके नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैं। चलिए, अब देखो फी इज द बेसिस ऑफ सिंगलटन जीरो। तो जो सिंगलटन जीरो होता है वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है। सिंगलटन जीरो जो होता है वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है, लेकिन उसका बेसिस क्या होगा, उसका बेसिस होगा एम्प्टी सेट। उसका बेसिस क्या होगा, एम्प्टी सेट, यानी कि उसमें उस जो एम्प्टी सेट होता है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, राइट। तो इसका बेसिस क्या होगा, फी। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम लेके चलते हैं इसको कि अगर कोई सिंगलटन जीरो सेट है, वेक्टर स्पेस है सिंगलटन जीरो,
यानी कि जीरो, इसको वेक्टर स्पेस कौन सा है, जीरो स्पेस, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ जीरो एलिमेंट है, तो इसको जो जनरेट करेगा वो फी सेट होगा, ठीक है। यहाँ पर एस क्या होगा, एम्प्टी सेट, इसको हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब लेके चलते हैं, इसको एज अ रिजल्ट आपको याद करना होगा। एंड जीरो, तो यानी कि जीरो हैज अ यूनिक बेसिस, तो जो बेसिस जो आपका ये वेक्टर स्पेस है जीरो स्पेस, वो क्या कर रहा है, एक ही बेसिस रखता है, यूनिक बेसिस, इसके पास एक ही बेसिस होता है और वो क्या होता है, एम्प्टी सेट, ठीक है, वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ये इकलौता एक ऐसा सेट है जिसके पास यूनिक बेसिस होता है, बाकी सबके पास जरूरी नहीं है कि यूनिक बेसिस हो। भले ही आपको ये देखो ये सब दिखने में यूनिक लग रहे होंगे, 1x के, भाई इस x की जगह अगर मैं 2x ले लेता हूं तब भी तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको इसको लीनियर कॉम्प्लेक्स लिखना है फाइनली, तो 1 की जगह मैं यहाँ पर 2 ले लूंगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास, इसके पास नया क्या आ जाएगा, बेसिस आ जाएगा, अगर इस 1 की जगह आप 2 कर दोगे, ठीक है, तो एक नया बेसिस निकल के आएगा, किसका, इस v का। 1 की जगह 2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आनी है यहाँ पर, तो मैंने कांस्टेंट टर्म 1 ले ली क्योंकि इजी रहता है। 1 की जगह आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 1.1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट ले रखा है वो 1 ले रखा है, x का कोफिशिएंट 1 ले रखा है, इसको भी आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे आप इस एक कोफिशिएंट को चेंज करोगे ना, एक कोफिशिएंट को चेंज करोगे, कुछ और ले रहे हो और उसको एज अ सेट की फॉर्म में लिख रहे हो, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, अपने आप में एक न्यू बेसिस कहलाएगा। तो इस तरीके से इन जो जितने भी सेट्स हमने पढ़े अभी तक, वो उनमें यूनिक बेसिस नहीं थे, लेकिन अगर कोई स्पेस जीरो स्पेस है तो उसके पास यूनिक बेसिस होता है और वो होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि क्या ऐसा सेट, ऐसा वेक्टर स्पेस एग्जिस्ट करता है जिसका यूनिक बेसिस होता है, बिल्कुल करता है, और वो बेसिस क्या होगा, वो बेसिस होगा जीरो स्पेस। जीरो स्पेस मतलब सिंगलटन जीरो, ठीक है। ये अपने आप में क्या बना होता है, वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड, आपकी कुछ भी फील्ड हो सकती है, ठीक है, फील्ड कुछ भी हो सकती है इसमें। चलिए, तो ये आपको याद रखना है ये 2 पॉइंट्स, तो और इनको वेरीफाई कर सकते हो आप इजीली, जब बुक पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं बेसिस की नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, लेकिन नेक्स्ट डेफिनेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो देखो, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट क्या होता है, let v over f be a finite generated vector space। देखो FGVS, तो FGVS का मतलब यहाँ पर क्या है, फाइनाइट, f का मतलब फाइनाइट, g का मतलब जनरेटेड, एंड v का मतलब वेक्टर, s का मतलब स्पेस। तो जो v है, v ओवर f, वो कैसा है आपका फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, ओके, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, एंड s इज द सबसेट ऑफ v, और जो s है वो क्या है, सबसेट गिवन है किसका, v का सबसेट है। then S is maximal linearly independent subset, then S is a maximal linearly independent subset of V if and only if। IFF का मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं if and only if, यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है दोनों वे से ट्रू है। अगर आपका, अगर, लेकिन ध्यान से रखना, जो ही एक तरीके से अपने आप में यहाँ पर जो डेफिनेशन लिख रही है वो किसके लिए, अगर V over F फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। V ओवर F क्या होना चाहिए, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ठीक है। अगर वो फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस नहीं है, यानी कि नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, उसके लिए ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है एक तरीके से थ्योरम है, ठीक है। जो ये डेफिनेशन है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन मान चलो, तो जो डेफिनेशन होगी वो ट्रू नहीं होगी। ये जो डेफिनेशन है किसके लिए, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, तो इसको हम मैक्सिमल Li कहेंगे, इस S सबसेट को, जो V का सबसेट होगा, इसको मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बोलेंगे। कब, कि सबसे पहले जो S है अपने आप में वो क्या होना चाहिए, देखो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, तो मैक्सिमल भी होना चाहिए वो, और क्या होना चाहिए, प्लस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट S सबसे पहले Li होना चाहिए, और मैक्सिमल का मतलब अगर इस सेट से अगर कोई बड़ा सेट लेते हो ना, ठीक है, इस सेट से अगर कोई बड़ा सेट लोगे वो आपका Li नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, Li नहीं होगा, क्योंकि आप S को मैक्सिमल बोल रहे हो, और इससे बड़ा सेट लोगे तो वो Li नहीं होना चाहिए। अगर इससे बड़ा सेट आप ले रहे हो वो Li हो गया, फिर S मैक्सिमम कैसे हो जाएगा भाई, फिर S अपने आप में मैक्सिमल कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब जो S का सुपर सेट होगा, बड़े सेट का मतलब क्या होता है, सुपर सेट, वो Li नहीं हो सकता। वही नेक्स्ट पॉइंट है, नो सुपर सेट ऑफ S इज Li, ठीक है, नो सुपर सेट ऑफ S इज Li, S को Li होना पड़ेगा, Li सबसेट होना पड़ेगा V का, और इससे बड़ा कोई सेट लेते हो, यानी कि इसका सुपर सेट लेते हो, वो Li नहीं होना चाहिए। अगर वो Li नहीं है तो S क्या हो जाएगा आपका, S क्या हो जाएगा, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, और S मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो इन दोनों प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। चलिए, ये तो हो गई डेफिनेशन किसकी, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
चलिए अब क्या है, अब इसके कॉरस्पॉन्डेंस एक डेफिनेशन निकल के आती है बेसिस की, एक और डेफिनेशन। बेसिस की अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, एक डेफिनेशन क्या पढ़ी अभी आपने, जो आपकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है एक तरीके से, ठीक है। क्या होती है कि आपका जो एस किसी को बेसिस, एस सेट को आप बेसिस बोलने वाले हो, ठीक है, जो कि सबसेट है वी का, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एस एल आई सबसेट होना चाहिए अपने आप में, और सेकंड क्या है, एस वी को जनरेट करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन है आपकी क्या है, एक तरीके से स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। जो ये डेफिनेशन थी ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी। अब हम एक और डेफिनेशन यहाँ पर एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कि अगर कोई सेट मैक्सिमल एल आई सबसेट है, अब मैक्सिमल एल आई सबसेट ऑफ सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, अगर वी ओवर एफ का कोई एक मैक्सिमल एल आई सबसेट एस है, तो जो एस होगा ना वही क्या होगा, बेसिस होगा। अब ये बेसिस कैसे बन गया भाई, सबसे पहले अगर इस एस को, अगर ये मैक्सिमल है, ठीक है, तो एल आई तो है ही, एक प्रॉपर्टी तो इसकी ऑटोमेटिकली वैसे ही ट्रू है कि एस को एल आई होना पड़ेगा। क्या ये जनरेट भी कर रहा है वी को, ये हमको देखना पड़ेगा, क्या ये वी को जनरेट भी कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब आपने लीनियर स्पेन पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लीनियर स्पेन आपको अभी नहीं कराए हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लीनियर स्पेन पढ़ना पड़ेगा। जब आप लीनियर स्पेन जिन्होंने पढ़ रखा है और आप बाकी जो पढ़ोगे, ठीक है, आप ये चीज ऑब्जर्व, जिन्होंने पढ़ लिया वो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, और जो पढ़ने वाले हैं वो चीज ऑब्जर्व करेंगे ये चीज कि जो लीनियर स्पेस होता है ना, ठीक है, अगर मैं लीनियर स्पेस सपोज मान के चलो यहां पर मैं v को लेता हूं r ओवर r, ठीक है, ये चीज ले लेता हूं सपोज, या फिर r ये ले लेता हूं 2, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें लीनियर स्पेन जो होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या था, स्पेन ये दो एलिमेंट से जनरेट होगा, ये कितने भी एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, लेकिन इसमें जो एल आई वेक्टर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 1 0 0 1, ठीक है, इससे भी पूरा पूरा आर स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, जबकि ये आपस में कैसे एल आई है, ठीक है। अगर इसमें आप और एलिमेंट ऐड करो तब भी ये जनरेटेड है, जैसे 1 2 ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अभी इतना समझो, इसमें 3 एलिमेंट है, ये पूरा पूरा किसको जनरेट करेगा, आर स्क्वायर को जनरेट करेगा, जब ये भी 1 2 भी है, आप देख सकते हो 1 0 0 1 1 2, ये 3 वेक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, 3 एक तरीके से क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, 3 पेयर है, और ये 3 पेयर में लगकर आपस में कैसे एलडीओ निकलेंगे, क्योंकि इस 1 2 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, एक वेक्टर को आप बाकी के 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों वेक्टर आपस में कैसे एलडी है। अब ये एलडी है, तब भी क्या कर रहा है, ये स्पेन कर रहा है किसको, वी को स्पेन कर रहा है, जब भी जो ये आएगा पूरा पूरा वी आएगा, ठीक है। और आप इसमें से इस डिपेंडेंट वेरिएबल को हटा भी दो ना, अगर आप इसमें से इस डिपेंडेंट वेरिएबल को हटा भी दोगे 1 0 0 1, सिर्फ एल आई वेक्टर्स ले रहे हो, तब भी ये क्या करेगा, पूरे के पूरे वी को जनरेट करेगा, स्पेन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, जनरेट करेगा, तब भी ये पूरे पूरे ये दोनों वेक्टर्स पूरे पूरे वी को जनरेट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, और ये क्या है, आपका मैक्सिमल एल आई है। इससे अगर इसमें एक और एलिमेंट आप ऐड करोगे ना कोई भी, तो जैसे ही एक और एलिमेंट ऐड करोगे तो ये आपका एल डी बन जाएगा, यानी कि ये आपका मैक्सिमम एल आई है, लेकिन एक घटाओगे तो एल आई रहेगा, ठीक है। इससे बड़ा एक और सेट आपका, यानी कि इससे बड़ा सेट जो लोगे वो कभी भी एल आई नहीं हो पाएगा, यानी कि अगर इस सेट का, ठीक है, आपका सेट यहाँ पर क्या है, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसमें 2 ही एलिमेंट है, अगर जैसे ही इसका सुपर सेट लेते हो, ठीक है, इसका एक और सुपर सेट का मतलब क्या होता है, अगर मान चलो ये एस है, यहां पर एस क्या आपका 1 0 एंड 0 1, ये एस है, और एक मैं सेट ले रहा हूं एस प्राइम, जैसे 1 0 0 1 एंड 1 2, सुपर सेट का मतलब क्या है, सुपर सेट का मतलब है कि जो एस है वो एस प्राइम में कंटेन है, ठीक है, एस प्राइम में, यानी कि एस डैश में कंटेन है, तो एस का सुपर सेट क्या हो गया, एस डैश, जिसमें ये कंटेन है, तो ये क्या है, सुपर सेट है। लेकिन जो सुपर सेट है वो एल डी है, कोई भी सुपर सेट इस एस का क्या है, एल आई नहीं बन रहा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सुपर सेट ऑफ एस इज एल आई, सेकेंड कंडीशन ट्रू, और जबकि ये अगर जो मैक्सिमल एल आई है, ये मैक्सिमल है, और ये पूरे पूरे किसको जनरेट करता है, ये पूरे पूरे वी को भी जनरेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेट अपने आप में मैक्सिमल एल आई होगा ना, अगर किसी सबसेट किसका है, किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है वो, और मैक्सिमल है, यानी कि उससे अगर कोई बड़ा लेते हो तो वो एल आई नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका मैक्सिमम सेट होगा जो किसको जनरेट करेगा, पूरे पूरे वी को जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैक्सिमल वर्ड यूज हुआ तो इसका मतलब अंडरस्टूड अपने आप में होता है कि जो ये एक्स है
वो अपने आप में एल आई तो है ही, और मैक्सिमल से यहाँ गारंटी होती है कि जो ये एस होगा वो वी को भी जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से एग्जाम्पल आप देख सकते हो ये वाला, जैसे आर स्क्वायर आर लिया हमने 1001 1,2, ये डिपेंडेंट है तीनों आपस में, लेकिन वी को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इसमें से हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को हटा दिया, तब भी क्या कर रहा है, वी को जनरेट कर रहा है। लेकिन इससे बड़ा कोई सेट आप लोगे ना, इससे बड़ा कोई सेट लोगे वो भी जनरेट कर रहा है। जैसे ये हमने इसका सुपर सेट लिया, ये वाला 1001 12, ये सुपर सेट है, ये भी वी को जनरेट कर रहा है, ठीक है, वी को जनरेट कर रहा है, लेकिन ये एल आई तो नहीं है ना भाई। जनरेट तो बेशक कर रहा हो, लेकिन एल आई तो नहीं है ना, और हमें बेसिस में क्या प्रूव करना होता है, एल आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेसिस नहीं हो सकता, इसका मतलब जो ये आपका मैक्सिमल एल आई सेट है, क्योंकि ये आपका क्या है, मैक्सिमल एल आई मतलब इसका कोई भी सुपर सेट लोगे वो आपका एल आई नहीं बनेगा, और ये आपका जो सेट है ये जनरेट भी कर रहा है, ठीक है। पार्टिकुलर एग्जांपल के हेल्प से मैं समझाने की कोशिश की है कि जो मैक्सिमल एल आई सबसेट होगा एस का, सॉरी वी का, एस, वो एस क्या होगा, बेसिस भी होगा अपने आप में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बेसिस भी कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से यहां पर चल के अब आपके पास जैसे मैक्सिमल एल आई सबसेट होता है, उसी तरीके से होता है मिनिमल जनरेटेड स्पेस, राइट। उसी तरीके से क्या होता है, मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर, मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, यानी कि वी ओवर एफ अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, तो उसको आप बता सकते हो कि मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर क्या होगा, ऐसा सेट जो मिनिमम है, यानी कि छोटा, कम से छोटा है, जो पूरे पूरे वी को जनरेट करते हैं, वो छोटा सा छोटा सेट क्या हो सकता है, ठीक है। ये वो सेट बता रहा है। जैसे लेट वी ओवर एफ बी अ फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस, ये डेफिनेशन भी किसके लिए ट्रू है, ये भी ट्रू उस वेक्टर के लिए जो अपने आप में क्या होगा, फाइनाइट जनरेटेड होगा, नॉन फाइनाइट के लिए नहीं है ये डेफिनेशन। तो अपने आप में क्या होना चाहिए, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस होना चाहिए, एंड एस इज द सबसेट ऑफ वी, एस क्या है, वी का सबसेट है। देन इस एस को, जो वी का सबसेट है, इसको आप क्या कहोगे, इज कॉल्ड अ मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर ऑफ वी। क्या कह रहे हो, मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर बोल रहे हो किसका, वी का, क्योंकि वी को जनरेट कर रहा है और ये सबसे छोटा सेट है जो वी को जनरेट कर रहा हो। मिनिमल मतलब एस अपने आप में क्या होगा, सबसे छोटा सेट होगा जो वी को जनरेट करेगा। अगर आप इससे कोई छोटा सेट लेते हो, एस से छोटा कोई सेट लेते हो, तो वो वी को जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बात कह रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ, कब, इफ एंड ओनली इफ एस वी को जनरेट करना चाहिए सबसे पहले। ये तो ऑब्वियसली जब जनरेटर की बात कर रहे हो तो वो जनरेट तो करना ही चाहिए उसको, वी को, ठीक है। तो एस जनरेट करना चाहिए वी को। अब क्या है, मिनिमल वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है कि जो एस सेट है अपने आप में क्या है, सबसे छोटा सेट है। अगर आप इससे कोई छोटा सेट लोगे तो वो वी को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो वही सेकंड पॉइंट है, नो प्रॉपर, अब छोटे सेट का मतलब प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर मतलब क्या होता है, एस का बड़ा सेट होता है उसको हम बोलते हैं सुपर सेट, जो एस से छोटा होगा, यानी कि एस से कोई छोटा सेट होगा, मान चलो सपोज बी ले लेते हैं, बी क्या है, इससे छोटा, इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके इक्वल होगा तो फिर इससे छोटा कैसा रहा, ठीक है, इससे छोटा नहीं रहेगा, तो इसलिए इक्वलिटी वाली इसमें ऐड नहीं रहेगा, इक्वलिटी वाली काट देंगे, तो ये क्या होगा, प्रॉपर हो गया, ठीक है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसमें एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा बी के अंदर, जो एस के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो बी में नहीं है, यानी कि बी में एलिमेंट कम है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सेट, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको पता होगा, सेट थ्योरी आप शुरू से ही पढ़ते आए हो 11th क्लास से। तो नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एस जनरेट्स वी, तो प्रॉपर सबसेट यानी कोई भी अगर एस से छोटा सेट लेते हो, प्रॉपर सेट लेते हो उसका, तो वो पूरे के पूरे एस वी को जनरेट नहीं कर पाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर ऑफ अ वेक्टर स्पेस। देखो अब इसके कॉरस्पॉन्डेंस एक डेफिनेशन निकल के आती है, डेफिनेशन नंबर 3। तो इस तरीके से बेसिस की 3 डेफिनेशन आती है मेनली। फर्स्ट डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन मैक्सिमल एल आई के ऊपर आती है, थर्ड डेफिनेशन मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर के ऊपर आती है। देखो अब कैसे, जैसे वी ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस है एंड अ मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर ऑफ वी, जो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर होगा वी का, वो कह रहा है इज कॉल्ड अ बेसिस ऑफ वी, उसको हम बेसिस कहेंगे वी का। अब क्यों कहेंगे, ठीक है, इसका प्रूफ देखो, डेफिनेशन का प्रूफ नहीं करा रहा मैं, आपको हिंट दे रहा हूं कि वो क्यों बेसिस होगा। तो इसमें हमें बेसिस के लिए क्या प्रूफ करना होता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि जो एस है वो एल आई होना चाहिए, प्लस एस क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए। अब जनरेट तो यहां पर कर ही रहा है डेफिनेशन में मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर की, कि क्या कर रहा है, एस क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए वी को। तो सेकंड वाली कंडीशन तो यहां पर फुलफिल ऑटोमेटिकली हो रही है। अब आपको प्रूफ करना है कि वो जो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर है वो एल आई और है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, देखो, नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एस जनरेट वी, ये कह रहा है कि जो मिनिमल सेट होता है उसका प्रॉपर सबसेट होता है वो वी को जनरेट नहीं करता। अब सेम एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, क्योंकि फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, ठीक है। वी को हम लेते हैं आर एन आर टू आर लेते हैं, ये लेते हैं आर टू ओवर आर, ठीक, सेम लेते हैं। यहां पर मैं एस को लेके चल रहा हूं, सपोज एस को,
जो वी को जनरेट करे, ठीक है, जो वी को जनरेट करे। तो इसका एस हो गया, ठीक है, एस हो गया आपका, सॉरी एस हो गया 10,01। ये पूरा पूरा दोनों आर स्क्वायर को जनरेट कर देगा कि नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा, ठीक है। यानी कि जो स्पेन ऑफ एस आएगा, स्पेन ऑफ एस क्या आएगा? वी आएगा, ठीक है, बिल्कुल ये चीज सही है यहाँ पर। तो जो स्पेन ऑफ एस क्या करेगा? वी को जनरेट कर देगा, ठीक है, वी को जनरेट कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड क्या है? नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एस जनरेट वी। तो एस का अगर कोई प्रॉपर सबसेट ले रहे हो, सपोज यहां पर एस प्राइम एस बार ले लेता हूं मैं, प्रॉपर सबसेट क्या है? इसमें 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट लेता हूं मैं अब, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में एक एलिमेंट कम होगा ना। अगर इसमें यही ले लूंगा तो बिल्कुल सबसेट के इक्वल आ गया। तो ये प्रॉपर सबसेट है, क्यों प्रॉपर सबसेट है? क्योंकि जो ये एस है पूरा पूरा एस में कंटेन है, ये इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, ये पूरा पूरा एस में कंटेन हो रहा है लेकिन इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? प्रॉपर सेट है, ठीक है जी। आप देख सकते हो प्रॉपर सेट है। क्या ये पूरे पूरे वी को जनरेट करेगा? एस बार क्या पूरे पूरे वी यानी कि आर स्क्वायर को जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ आपका जो एस बार है वो जो जनरेट करेगा वो सिर्फ किस टाइप के एलिमेंट को जनरेट कर पाएगा? यहाँ पर x, 0 टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां पर x है आपका फील्ड क्या है? आर से बिलोंग करेगी, ये इसको जनरेट कर पाएगा। ये आप इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? इसमें आपके x, y टाइप के एलिमेंट होते हैं, जहां पर x भी r से है और y भी r से है, ठीक है, x भी r से है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस टाइप के एलिमेंट है। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? y कंपोनेंट यहां पर 0 आ रहा है, जबकि यहां पर y कंपोनेंट भी कुछ ना कोई आना चाहिए था। तो इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट को जनरेट कर पा रहा है, फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो पूरे पूरे ऑर्डर पेयर को जनरेट नहीं कर पा रहा, तो ये पूरा पूरा आर स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब नो प्रॉपर सेट ऑफ एस जनरेट्स वी, तो वी को जनरेट नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें क्या प्रूव करना है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेसिस कहेंगे तो इसको एल आई प्रूव करना था। अब देखो ये अपने आप में क्या एल आई है? बिल्कुल एल आई है। जो ये मिनिमल सेट है ये जनरेट कर रहा है, ये क्या अपना एल आई है? बिल्कुल एल आई है, ठीक है, ये एल आई है आपस में, देखो। और ये कैसा एल आई है अपने आप में? अगर ये अपने आप में एल आई है जो पूरे पूरे सेट कर रहा है, लेकिन इससे जो छोटा सेट है वो क्या है? इससे जो छोटा सेट है वो भी एल आई है, लेकिन वो पूरे पूरे इसको जनरेट नहीं कर पा रहा। ना जनरेट नहीं कर पा रहा है तो इसको बेसिस तो ये वैसे ही नहीं हो सकता, लेकिन ये आपका एल आई भी है और ये पूरे पूरे उसको जनरेट भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर होगा वो ऑटोमेटिकली एल आई भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना, जो मिनिमल सेट होता है वो आपस में एल आई भी होता है, तो उसके कारण ये बेसिस बन जाता है, इट्स कॉल्ड अ बेसिस ऑफ वी। और यहाँ पर जो मैक्सिमल सेट होता है, ठीक है, इसमें एल आई वर्ड तो ऑटोमेटिकली यूज हो रहा है, एल आई तो है ही, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है एल आई। लेकिन सेकंड, जब भी मैक्सिमल एल आई सेट जो होता है वो पूरे के पूरे वी को भी जनरेट करता है, यानी कि वो जनरेटर होगा किसका? वी का, ठीक है। तो वो एस जो मैक्सिमल एल आई सबसेट है वो जनरेट भी करता है वी को। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या जाएगा कि वो एस क्या है? जनरेट कर रहा है वी को। यहाँ पर जनरेटर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल आई, जो मिनिमल सेट है वो अपने आप में क्या होता है? एल आई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये याद रखनी है और उनके बेसिस पर यहाँ पर बेसिस की डेफिनेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद हो जाएगी तो इसका मतलब समझ लो बेसिस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। इनकी हेल्प से आप बता सकते हो, आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेसिस है या नहीं है, तो इन 3-4 डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है इनके बेस पर आप बता सकते हो कि वो सेट बेसिस होगा या नहीं होगा, ठीक है। हम इसका जो PYQs है वो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। अभी के लिए देखो थ्योरी बहुत ज्यादा है तो थोड़ी क्लास लेंथी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर PYQs नहीं लेके आया हूं मैं, ठीक है। PYQs मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आपको एक बार ये थ्योरी से अच्छे से रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास के लिए, फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए और थ्योरम देखते हैं, बेसिस और डायमेंशन को समझ लेते हैं अच्छे से, फिर बेसिस और डायमेंशन पर अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या है थ्योरम है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो ये क्या कहती है। लेट V ओवर F बी अ वेक्टर स्पेस, S इज द सबसेट ऑफ V, S क्या है? सबसेट है किसका? V का। S इज द सबसेट ऑफ V, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो क्या कह रहा है? जो फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखी हुई है, 4 स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू है, सेकंड ट्रू है तो बाकी की तीनों भी ट्रू है, ठीक है। अगर इनमें से चारों में से एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो बाकी की 3 ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती हैं, इसका मतलब है इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे S क्या है? V को जनरेट कर रहा है, क्या ब्रैकेट में S इक्वल टू V लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? S का क्या करेगा? V को जनरेट कर रहा है। और S कैसा है? LI है,
यही किसकी डेफिनेशन थी, बेसिस की। बेसिस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कि एस किसी सबसेट को, वी का जो सबसेट है उसको आप एल आई बेसिस कहोगे कब, कि वो एल आई होना चाहिए, एल आई होना चाहिए और वो पूरे पूरे वी को जनरेट करना चाहिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एस इज अ बेसिस ऑफ वी। अगर कोई बेसिस है, ठीक है, जो अभी आपने तीन चीज डेफिनेशन पढ़ी ना, उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरम बनी है कि अगर एस बेसिस है तो एस क्या होगा, वी को जनरेट करेगा, एस एल आई होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ से, बेसिस है तो मतलब क्या है, वो आपस में अपने आप में क्या होगा, मैक्सिमम एल आई सेट होगा, क्योंकि बेसिस की 3 डेफिनेशन पढ़ी है ना आपने। तो फर्स्ट डेफिनेशन बेसिस की है, बेसिस की सेकंड डेफिनेशन कि एस इज मैक्सिमल एल आई सबसेट ऑफ वी। थर्ड डेफिनेशन क्या थी बेसिस की, कि वो क्या होना चाहिए, मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर होना चाहिए, वही है एस इज मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर ऑफ वी। ये तीनों क्या है, बेसिस की डेफिनेशन है, इसलिए एक ही बात कह रहा है, ये कहो ये कहो या ये कहो, एक ही बात है। अब नेक्स्ट क्या है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी, हर एक एक्स को जो कि कहां पर है, वी से बिलोंग करता हो, यानी कि वी के हर एक एलिमेंट को। इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू वी यानी कि एक्स का वी का एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट, ठीक है। हर एक एलिमेंट को, वी के हर एक एलिमेंट को कैन बी यूनिकली रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। क्या कह रहा है, कैन बी यूनिकली रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। किसके एलिमेंट में लिख सकते हो, एस के एलिमेंट के, यानी कि वी के हर एक एलिमेंट को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। इसका मतलब है दैट इज ये एक्स आपका वी का एलिमेंट है, इस हर एक एलिमेंट को, वेक्टर स्पेस को आप यूनिकली लिख सकते हो, यूनिकली रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। एस में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सपोज एस में जो एलिमेंट्स हैं, हम एस में एलिमेंट मान लेते हैं, कौन से, एस में एलिमेंट मान लेते हैं हम अल्फा 1 A1, अल्फा 2 A2 एंड सो ऑन अल्फा n AN। अगर मान चलो एस के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस के लिए स्टेटमेंट थी ये जो डेफिनेशन थी मैक्सिमल और मिनिमल की, वो किसके लिए थी, जब अगर आपका एस जो होगा, सॉरी जो वी होगा, वो कैसा सेट होना चाहिए, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस होना चाहिए। जो वेक्टर स्पेस कैसा होना चाहिए, वी जो है फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए, जब यहाँ पर वी आपका क्या हो, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस हो, उसके लिए थ्योरम ट्रू है, ठीक है। जब वी आपका अगर नॉन फाइनाइट है तब ये इसको हम नहीं कह सकते, ठीक है, फाइनाइट के लिए। तो एक्स वी का कोई भी एलिमेंट लिखो और एस कैसा है आपका, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, यानी कि एस के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट होंगे, फाइनाइट एलिमेंट होंगे। वो ले लिया हमने A1 A2 AN, ठीक है। A1 A2 AN कहां से आ रहे हैं आपके, ये आ रहे हैं आपके, ये आपके एस से आ रहे हैं, और एस क्या है, वी का सबसेट है, तो फाइनली किससे आ रहे हैं, वी से आ रहे हैं, ठीक है। और ये अल्फा अल्फा 2 आई, जो अल्फा आई है वो आपके फील्ड से आएंगे क्योंकि स्केलर्स हैं, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 ये आ रहे हैं फील्ड से। तो हर एक एक्स को आप किस में लिख रहे हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो। और किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये वेक्टर कहां से आ रहे हैं, A1 A2 एस से आ रहे हैं, एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो, हर एक एलिमेंट को यूनिकली लिख सकते हो। इसका प्रूफ है, वो भी आप देख सकते हो। अगर मान चलो इसको मान लो कि इसको आप यूनिकली नहीं लिख पा रहे, इसका एक और मान लो अल्फा, उसको मान लो β1 B1, ठीक है, उसको मान लो β1 B1 β2 B2 βn Bn, ये मान लिया आपने, ठीक है। अभी दोनों क्योंकि x के इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल, ठीक है। तो अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 प्लस प्लस अल्फा n AN इज इक्वल टू β1 B1, दोनों इक्वल। अब β1 इसको उधर ले आओ, ठीक है, उसको क्या ले आओ, इधर ले आओ। अच्छा, इसमें तो एलिमेंट फाइनाइट ही होंगे ना, उसमें A1 A2 AN एलिमेंट है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, तो S के अंदर तो फाइनाइट एलिमेंट है A1 A2, तो उसमें B की जगह A ही रहेगा, सिर्फ स्केलर चेंज हो जाएगा। तो इसको लिखोगे आप β1 A1 प्लस β2 A2, क्योंकि S के अंदर तो n ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या आपके A1 A2 AN, ये तो फिक्स एलिमेंट है। तो β1 A1 प्लस β2 A2 प्लस βn AN, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि x के इक्वल ये भी है, x के इक्वल ये भी है। तो जब यहाँ पे इक्वल होंगे और उस वाली टर्म को जो बीटा वाले हैं उसको इधर लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, अल्फा 1 A1 प्लस बीटा माइनस β1 A1, तो A1 कॉमन ले लोगे तो यहां से बनेगा अल्फा 1, यानी कि इसको इससे समझो। इस फोर्थ वाले का प्रूफ करा रहा हूं मैं, थर्ड बाकी तीन चीज तो मैं आपको करा चुका हूं। लेट x इज इक्वल टू, ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं β1 A1 क्योंकि β2 A2 प्लस βn AN, क्योंकि ये तो A जो AI है वो तो आपके कहां से S से है,
और जो बीटा आई है वो फील्ड से तो डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एस में तो एन ही एलिमेंट है क्योंकि फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। एस के अंदर कितने एन एलिमेंट्स है जो एल आई है आपस में, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्योंकि दोनों एक्स के इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये भी एक्स के इक्वल था और ये भी क्या है एक्स के इक्वल है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि अल्फा 1 A1 अल्फा 2 A2 एंड सो ऑन, अल्फा n AN इज इक्वल टू बीटा 1 A1 बीटा 2 A2 प्लस बीटा n AN, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज, इसको इधर लेकर आओगे तो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 A1 कॉमन ले लिया मैंने, भाई ये बीटा 1 A1 यहाँ पर किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो बीटा 1 माइनस के बीटा 1 A1 यहाँ पर है कॉमन, तो बचा क्या अल्फा 1 माइनस बीटा 1, ठीक है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अल्फा 2 माइनस बीटा 2 A2 प्लस इस तरीके से जाएगा, यहाँ कहाँ तक बन जाएगा, ये n एलिमेंट्स है अल्फा n बीटा n और AN कॉमन, और यहाँ पर बच जाएगा 0 क्योंकि सारे सारे इस साइड आ गए, तो राइट हैंड साइड में क्या बचा आपका 0। अच्छा जी, अब आपको पता है कि ये A1 A2 AN S के एलिमेंट है और S कैसा है, मैक्सिमल Li सबसेट है। ये कहां से आ रहे हैं, S से आ रहे हैं, और S कैसा है आपका, यहां पर S आपका V को जनरेट कर रहा है और S कैसा है Li है, ठीक है, S कैसा है Li है। तो अगर Li है तो इसका मतलब क्या करते हैं, हाँ यहां लिख सकते हो एज S इज Li, ठीक है, S इज Li, तो देयरफॉर जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे, अल्फा 1 बीटा 1 वो 0, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 ये 0 एंड 0 अल्फा 3 माइनस बीटा 3 इज इक्वल टू अल्फा n माइनस बीटा n। ये सभी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, ठीक है, अल्फा ये 0 और ये 0 की इक्वल, कहां से क्या आएगा, अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2, ठीक है, और अल्फा 3 माइनस बीटा 3 ये भी 0 के इक्वल है, तो यहां से क्या आएगा, अल्फा 3 इज इक्वल टू बीटा 3 एंड सो ऑन कॉमा अल्फा n इज इक्वल टू बीटा n। तो यानी कि जो आप डिफरेंट स्केलर से आपने लिए थे वो एक ही बात है, अल्फा 1 बीटा 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब जो x होगा, दिस इंप्लाइज जो x है वो किसके इक्वल हो गया, अल्फा 1 A1 अल्फा 2 A2 अल्फा n AN। तो एक ही यूनिकली लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पर बीटा 1 आपने जो लिया था, बीटा 1 A अल्फा 1 के इक्वल लिया गया, बीटा 2 अल्फा 2 के इक्वल, तो x को कैसे लिख पा रहे हो आप, x कैन बी रिटन एज यूनिकली, x belongs to V, every x can be uniquely written as a linear combination of the element of S। S के जो S सेट है उसके जो उसमें जो एलिमेंट है उसको आप हर एक x को यूनिकली लिख पा रहे हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिकली, ठीक है, इसको किसी अलग लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाओगे, x को इसी फॉर्म में लिखोगे, अगर अदर में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जो स्केलर्स होंगे वो इसके इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ था। चलिए, ये तो था बेसिस, इतना ही बेसिस है। अगर बेसिस की इतनी चीजें आपको समझ में आ गई ना, जो मैंने आपको यहां तक कराया है, तो बेसिस को आप इजीली फाइंड कर लोगे, किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस को आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो इसको देखो, प्रैक्टिस पहले थ्योरी को अच्छे से कर लो, ठीक है, बुक आपके पास होगी, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसमें एग्जाम्पल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करो, इतनी थ्योरी के बेसिस पर आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप बता सकते हो कि उस वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या होगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां पर डायमेंशन की। तो देखो, डायमेंशन में कुछ नहीं है, अगर आपको बेसिस समझ में आ गया तो समझ लो डायमेंशन भी आ गया समझ में। कैसे, देखो डायमेंशन की डेफिनेशन देखो, लेट V ओवर F बी अ वेक्टर स्पेस, ये अपने आप में क्या है, वेक्टर स्पेस है, V ओवर F एक अपने आप में वेक्टर स्पेस है, एंड S इज द बेसिस ऑफ V, और S क्या है यहाँ पर, S को हम बोल रहे हैं कि वो बेसिस है किसका, V का। देन ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ S, ठीक है। किसी सेट को हम और किसी सेट को किस में लिख रहे हैं, मॉडुलस में लिख रहे हैं, सेट को मॉडुलस की फॉर्म में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सेट को पॉजिटिव करा रहे हैं हम, नहीं, इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ S, ठीक है। जब भी S को हम मॉडुलस में लिखते हैं किसी सेट को, उसका मतलब ये क्या नोटेशन क्या है, ये डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि ये हम यहाँ पर कह रहे हैं कि S की कार्डिनलिटी क्या है, ठीक है, और वही मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, S मॉडुलस ऑफ S इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ S। तो हम इसको मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ S इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ V। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि S के अंदर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, कार्डिनलिटी मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एस, उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एस। और जो कार्डिनलिटी ऑफ एस होगी यानी कि उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ वी। वही इसको डेफिनेशन, अलग डेफिनेशन लिख रखी है मैंने टर्म्स में, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस का जो बेसिस होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। वो उस वेक्टर स्पेस की क्या कहलाती है भाई, वो उस वेक्टर स्पेस की कहलाती है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होती है, बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे यानी कि बेसिस की जो कार्डिनलिटी होती है वही आपकी डायमेंशन कहलाती है। जैसे एग्जांपल, डायमेंशन आर एन ओवर आर, आर एन ओवर आर, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसका हमने बेसिस निकाला था फर्स्ट एग्जांपल, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स आए थे, अगर आप ऑब्जर्व करो आर एन ओवर आर, ये वाला भाई, ठीक है, आर एन ओवर आर, तो हमने इसका बेसिस निकाला था और बेसिस में कितने एलिमेंट्स थे, एन एलिमेंट्स थे, जो कि एल आई थे, पूरे पूरे वी को जनरेट कर रहे थे। तो ये क्या था, ये पूरा पूरा क्या है भाई, इसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो एन एलिमेंट्स है तो डायमेंशन कितनी होगी, बेसिस के अंदर एन एलिमेंट्स हैं तो इसकी डायमेंशन हो गई एन, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई भाई, एन हो गई, ठीक है, एन डायमेंशन हो गई। तो पी एन आर ओवर आर, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस, यहां पर क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट एन डिग्री, तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, जितने इसके बेसिस में एलिमेंट होंगे, और ये भी मैंने आपको करवाया था। तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट थे भाई, किसी को याद हो तो, दिस पी एन आर, ठीक है, ये पॉलिनोमियल, इसका हमने बेसिस फाइंड किया था, बेसिस में एलिमेंट आए थे 1 x x स्क्वायर x n तक, तो कितने एलिमेंट यहाँ पर, n+1, n नहीं है, n+1 है, देखो x की पावर यहाँ पर क्या 1, तो 1 से लेकर n तक तो ये जा ही रहे हैं, n एलिमेंट्स तो यही होंगे जो x की पावर में है, और एक कांस्टेंट टर्म जो बच गई वो एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो n+1 एलिमेंट्स है इसके अंदर। कितने, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, s की कितनी कार्डिनलिटी है, n+1, तो इसका मतलब इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी हुई भाई, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हुई n+1, ठीक है, n+1 इसकी डायमेंशन हुई। अब सिमिलरली आप मेरे को बताओ जो बाकी जो टर्म्स हैं उसमें आपको कितनी डायमेंशन हो रही हैं, एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 में बताओ कि कितनी डायमेंशन है, एग्जांपल नंबर 3 की कितनी डायमेंशन है और 4 की कितनी डायमेंशन है, जल्दी से बताओ फटाफट। चलिए तो मैं यहां पर बताता हूं, इसकी n+1 हो गई, सेकंड की, थर्ड की डायमेंशन है n स्क्वायर, क्योंकि देखो ये भी मैंने आपको कराया था MNR, ठीक है, इसमें ये क्या है, सेट ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पर वेक्टर स्पेस कैसे है, इस एक सेट है V अपने आप में, यहाँ पर क्या एक सेट है, और वो कैसा सेट है, इसमें सारी n×n मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कहाँ से आ रही है, रियल नंबर आ रही है, तो ये भी मैंने आपको कराया था, और इसमें एलिमेंट्स थे भाई n स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, ये मैंने आपको बताया था MNR। इसमें कितना है, E11 E12 E1n, तो कितना है, जितने मैट्रिक्स का ऑर्डर है n×n, तो n×n करोगे तो कितना आएगा n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिंपल एडिशन है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो इस तरीके से इस बेसिस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, n स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया, n स्क्वायर एलिमेंट आ गया। डायमेंशन rx ओवर r, यानी कि यहाँ पर वेक्टर स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन x व्हिच कोएफिशिएंट फ्रॉम रियल नंबर, तो इसमें क्या आया था, इनफाइनाइट, क्योंकि 1x x स्क्वायर x क्यूब x4 चलता जा रहा था, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि जो पॉलिनोमियल्स के अंदर हैं वो फाइनाइट डिग्री तक हैं, यानी एटमोस्ट n डिग्री तक है, उसकी डिग्री एटमोस्ट n नहीं करी, इसमें कितनी भी डिग्री हो सकती है उसकी, 1 करोड़, राइट, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, कितनी भी हो सकती है, तो इस तरीके से इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, सॉरी बेसिस की कार्डिनलिटी होगी इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट, और यहाँ पर जो डायमेंशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब उसकी कार्डिनलिटी उस बेसिस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट, ठीक है, इनफाइनाइट है, हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट नहीं है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर देखो मैंने इन सब की डायमेंशन लिख रखी है, ठीक है, ये आप खुद वेरीफाई करना, ये आपका होमवर्क है, तो होमवर्क क्या है, ये आपको डायमेंशन वेरीफाई करने की किस तरीके से है, आपको यहाँ पर बेसिस ढूंढना है क्या है, जहां पर आपको इनफाइनाइट आ रहे हैं तो वहां इन्फिनिटी, जैसे V ओवर R, अब यहाँ पर V क्या है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है V ओवर R क्या है, V के अंदर वो क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन जो R से आ रहे हैं, ये इसमें सारे फंक्शन है जिसकी डोमेन R है, कोडोमेन R है, ठीक है, तो आपने एलिमेंट्री सेट थ्योरी पढ़ी होगी, तो ऐसे कितने फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, फंक्शन की कार्डिनलिटी, R की कार्डिनलिटी कितनी होती है, C, यानी कि यहां पर होता है कोडोमेन की कार्डिनलिटी, ठीक है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी B, अगर कोई फंक्शन
ए टू बी है, तो ऐसे कितने फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो? ऐसे आपके पास फंक्शन हो सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ बी की रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इतने होंगे, ठीक है, अगर एलिमेंट्री सेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो इतने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं। तो कितने होंगे भाई? तो बी की कार्डिनलिटी सेट ऑफ रियल नंबर कितने होते हैं? कॉन्टिनम, ठीक है, यहाँ पर सेट थ्योरी आपको आनी चाहिए। तो कॉन्टिनम की पावर कॉन्टिनम यानी कि इनफाइनाइट, इनको गिन नहीं पा सकते, तो इस केस में इनफाइनाइट, ठीक है। सीक्वेंस भी अपने आप में कितनी होती है? इनफाइनाइट। और इस यहाँ पर जो सीक्वेंस का होता है, सीक्वेंस अपने आप में एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन फिक्स होती है कि नेचुरल नंबर होती है, और सीक्वेंस किसकी ले रहे हैं हम? रियल नंबर की, ठीक है। ए एन कहाँ बिलोंग कर रहा है? रियल, तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि कोडोमेन आपकी रियल नंबर। तो इसमें कार्डिनलिटी कितनी होगी? कार्डिनलिटी होगी आपकी कार्डिनलिटी ऑफ आर रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि क्वांटिटम द पावर अलिफ नॉट, ये भी कितने हो गए? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आप चेक करोगे यहाँ पर। अच्छा जी, यहां पर ध्यान देखना, डायमेंशन ऑफ M3C, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, गलती से वैसे लिख गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है? 18। और ये फॉर्मूला कैसे आती है? ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला नंबर 8, ये ध्यान रखना। डायमेंशन MN ऑफ, जहां पर एंट्री कहां से आ रही है? F से, और यहाँ पर क्या है? K आपका अनदर फील्ड है, ठीक है, FK इस तरीके से लिखा है, यानी कि जो MNF लिखा हुआ है इसमें क्या है? सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स हुज एंट्रीज फ्रॉम दिस F, इस F से आ रही है एंट्रीज, और किस ओवर है? इस फील्ड के ओवर। यहाँ पर फील्ड क्या है? K, ठीक है। यहाँ पर जो F लिखा हुआ है जनरली यहाँ पर ये क्या है? मैट्रिक्स की एंट्रीज है कि जो मैट्रिक्स में एलिमेंट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? इस F से आ रहे हैं, और यहाँ पर जो फील्ड है वो K फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फील्ड क्या है? K। जनरली हम किस तरीके से नोट करते हैं? आपने देखा हो MN ओवर यहाँ पर R लिख दिया, और अगर मैं यहाँ पर Q लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स की एंट्री R से है और फील्ड यहाँ पर क्या है? Q है, ठीक है। इस अब R की जगह यहाँ पर जनरली F लिख रखा है, और Q की जगह एक तरीके से यहाँ पर क्या लिख रखा है? K। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टूड होना चाहिए यहाँ पर जो फील्ड है वो आपकी क्या है? K फील्ड है, फील्ड क्या है यहाँ पर? K। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, F वेयर F इज अ फील्ड, यहाँ पर F को फील्ड बोल रखा है, ठीक है, एंड K इज द सब फील्ड ऑफ F। देखो F अपने आप में फील्ड है, ठीक है, अपने आप में फील्ड है, लेकिन वो सेट भी तो है, ठीक है। और जो K है वो सब फील्ड है किसकी? K क्या है? सब फील्ड है किसकी? F की। तो K भी तो अपने आप में फील्ड है, ठीक है। तो इसका कॉरस्पॉन्डेंस ये भी अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको चीज बताई थी स्टार्टिंग की क्लास में जब वेक्टर स्पेस पढ़ाया था, ठीक है। नहीं पढ़ाई तो होता है, ठीक है, आई थिंक मैंने पढ़ाया था, आई थिंक, ठीक है। तो एन स्क्वायर इंटू डायमेंशन ऑफ एफ, किस तरीके से इसकी डायमेंशन होगी? तो देखो एफ एन ऑफ एफ, तो ये कितनी मैट्रिक्स थी, इसकी डायमेंशन कितनी होती है? एन स्क्वायर। तो वो पहले लिख लो आप एन स्क्वायर। अगर ये डिफरेंट है, अगर ये फील्ड जो डिफरेंट है या कुछ भी डिफरेंट हो या ना हो कोई बात नहीं, इसकी डायमेंशन देखोगे, इस के की डायमेंशन कितनी है? एफ ओवर के की डायमेंशन, क्योंकि इसमें एंट्रीज आ रही है एफ से और फील्ड यहाँ पर के है, तो इसकी डायमेंशन देखोगे एफ के। जैसे इसका पार्टिकुलर एग्जांपल क्या है? ये वाला, यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्री कहाँ से आ रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। फील्ड यहाँ पर क्या है? रियल नंबर, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो एन स्क्वायर यहाँ पर क्या है? 3, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू डायमेंशन यहाँ पर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एफ, एफ यहाँ पर क्या है? सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवर किसके? ओवर है यहाँ पर रियल नंबर। इसकी डायमेंशन आपको बतानी है, और जो इसकी डायमेंशन होती है वो 2 होती है। इस कॉम्प्लेक्स, इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को, ठीक है, इसके क्या बताना है? आपको डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन मतलब क्या है? आपको बेसिस बताना है, बेसिस में कितने एलिमेंट है। तो ये अपने आप में C ओवर R अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, अपने आप में यहाँ पर वेक्टर स्पेस है। दिस इज V ओवर R की तरह दिख रहा है, यहाँ पर V क्या है आपका? C, और R क्या है? फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको किससे जनरेट कर सकते हो आप? 1 और आयोटा से जनरेट कर सकते हो। पूरा पूरा एस, ये एस है, पूरा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट कर सकता है ये 1 और आयोटा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो, ठीक है। अगर आप एस को इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लो तो किस तरीके से? अल्फा एक्स प्लस बीटा आयोटा, जहां पर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि फील्ड से आएंगे। फील्ड यहाँ पर क्या है? फील्ड आपकी रियल नंबर है। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके का होता है? इस टाइप का तो होता है आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा आयोटा, अल्फा इंटू 1, ठीक है, अल्फा इंटू 1, सॉरी 1 एंड आयोटा। तो अल्फा इंटू 1 क्या होता है? अल्फा ही होता है। तो आप देख सकते हो 1 इंटू अल्फा इंटू 1, ठीक है, अल्फा इंटू 1 अल्फा, अल्फा प्लस बीटा आयोटा। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है? अल्फा प्लस
बीटा आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्या आ रहा है, एक तरीके से पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, जनरल फॉर्म सेट कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरीके से होते हैं। तो ये वन और आयोटा पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें कितनी कार्डियलिटी इसकी 2, तो ठीक है, इसकी कार्डियलिटी कितनी होगी 2, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया 18, तो इस तरीके से 18 आया है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है 18 आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उसी तरीके से एफ ओवर एफ, अब देखो एक चीज यहां पर मैं शॉर्टकट लिखा रहा हूं, एफ ये एफ है ये भी एफ है, यानी कि आपका वी भी एफ है और फील्ड भी एफ है, तो उसकी कार्डियलिटी डायमेंशन कितनी होगी, बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे 1। यहाँ पर सी ओवर आर है 2, डिफरेंट है 2, किस तरीके से, इस तरीके से सी ओवर सी होगा तो 1 ही होगा, क्योंकि फील्ड भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है और वेक्टर भी कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स इसको जनरेट करेंगे 1 प्लस आयोटा जनरेट कर देगा उसको, क्यू ओवर क्यू की 1, आर ओवर क्यू इन्फिनिटी, सी ओवर क्यू इन्फिनिटी, क्योंकि ये अपने आप में क्या है नॉन फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, इनके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे इनफाइनाइट, एस में कितने, एस की कार्डियलिटी कितनी होगी इनफाइनाइट, तो इस तरीके से इनफाइनाइट। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 एंड 7 ये मैंने आपको कराए थे। ठीक है, ये अच्छे से वेरीफाई कर लेना, ये चीज आप देख लेना। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम ले रहे हैं ये भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एंट्रीज रियल नंबर से, फील्ड रियल नंबर से, W1 में क्या है वो सारे ए यानी कि मैट्रिक्स हैं, जो कैसी मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जब भी ए ट्रांसपोज ए होता है उसका मतलब क्या होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें W1 में क्या है सारी सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो इसकी कार्डियलिटी आपको बतानी है कितनी होती है, तो इसकी कार्डियलिटी होती है n+1/2। ठीक है, जनरली अब एक पार्टिकुलर एग्जांपल लेके मैं यहां से समझा रहा हूं। ठीक है, इफ अगर n इक्वल टू 2 की वैल्यू मैं लूं, n यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, तो उसके जो वहां पर बेसिस में एलिमेंट आएंगे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सॉरी 3, यहां पर 3 क्रॉस 3 एलिमेंट लेके चल रहा हूं, जो n की वैल्यू लिया यहां पर 3, यानी कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं, तो उसके जो बेसिस में एलिमेंट आएंगे वो कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, ये 6 एलिमेंट आने वाला है, तो यहां पर n की वैल्यू 3 पुट करके देखो, 3 3 + 1 4 4 × 3 12 12/2 6, तो यहां पर क्या बनेगा 6 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला फुलफिल कर रहा है, जनरली भी आप इसको ट्रू कर सकते हो। ठीक है, ऐसा होमवर्क मैं आपको छोड़ रहा हूं, ये आप वेरीफाई करना। एंड ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो वी पी एन ओवर ये क्या है वेक्टर स्पेस, यहां पर क्या है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट n डिग्री हुज कोएफिशिएंट फ्रॉम रियल नंबर एंड फील्ड रियल नंबर, डायमेंशन ऑफ v ओवर r कितनी होती है इसमें n+1 होती है, यहां पर n है तो n+1। ठीक है, डायमेंशन n+1 होती है, एक एक्स्ट्रा होती है, मैंने आपको बताया था अभी। एंड अब यहां पर क्या है W1 लिया और W2 ले रखा है, W1 में क्या ले रखा है वो सारे पॉलिनोमियल्स हैं, वो कैसे p - x = px, यानी कि इवन पॉलिनोमियल्स, जो कि क्या होता है सबस्पेस होता है PNR का, तो इसमें क्या है ये एक तरीके से सेट ऑफ इवन पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, यहाँ इवन पॉलिनोमियल्स हैं, और p ऑफ -x इक्वल टू माइनस के p ऑफ x, इसका मतलब क्या है ऑड पॉलिनोमियल, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन तो आपको पता होगा, वही डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल अपने आप में फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -x ले लो और ये नेगेटिव का p ऑफ x के इक्वल आता है, तो इसका मतलब क्या है वो पॉलिनोमियल, कैसे पॉलिनोमियल इसमें ऑड पॉलिनोमियल, ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये चीज तो आपको इनकी कार्डियलिटी बतानी है कि W1 की कार्डियलिटी क्या है, W2 की कार्डियलिटी क्या है। ठीक है, इसको एनालिसिस करना और मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपको करना है एनालिसिस। ठीक है भाई, बाकी मैंने इसकी हिंट दे रखी है आपको, ये वाली, ये हिंट, कोई भी एक पार्टिकुलर एग्जांपल लेना और इनको फुलफिल देखना, ये फुलफिल होंगे, रिमार्क 1 एंड रिमार्क 2। ठीक है, ये रिमार्क 2 है भाई, दिस इज रिमार्क 2। क्या कहता है, अगर मान चलो v की डायमेंशन इस वाले केस में हो ये, ठीक है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एंड हिंट, ये भैया सॉल्यूशन है, कभी आप किसी और कुछ और चीज समझ लो। ठीक है, सॉल्यूशन प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है, कैसे डायमेंशन, ठीक है, या कह लो हिंट है, एक तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है लेकिन हिंट जरूर है। अगर v की डायमेंशन ऑफ v, यानी कि जो आपका v था उसमें अगर उसकी डायमेंशन कितनी हो, यहाँ पर जो n है इक्वल टू n, वैसे तो n+1 आ रहा था। ठीक है, इसकी डायमेंशन यहाँ पर v जो है उसकी यहाँ पर, इसमें यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी डायमेंशन कितनी है n+1 है ना, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं एटमोस्ट n-1 डिग्री लेते हैं, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। अगर इसकी डायमेंशन n आती है, कितनी आती है डायमेंशन n+1 की जगह हम डायमेंशन n लेके चल रहे हैं और वो अपने आप में ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब क्या होगा, जो W1 है वो इवन सब स्पेस है, W2 क्या है ये ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, जो V है यहाँ पर मैं उसको
सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स एटमोस्ट n डिग्री ले रहा हूं, और मैं मान रहा हूं कि जिसकी डिग्री आ रही है ना, एटमोस्ट n डिग्री की बजाय n-1 लेते हैं, ठीक है, एटमोस्ट n-1 डिग्री, और इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ v आएगी वो n आएगी, ठीक है। तो जितने यहाँ पर जितने डिग्री का यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या रखा है एटमोस्ट n-1, तो उसकी डायमेंशन देखोगे इस v की, तो उसकी डायमेंशन यहाँ पर n आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल एटमोस्ट n-1 डिग्री के हैं, n-1 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी वो n हो गई। अब इस n के लिए डायमेंशन के लिए ट्रू है यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए ट्रू हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए हिंट दिया है कि n यहाँ पर क्या है, इस v की डायमेंशन है n, और वो ओड आ रहा है, क्या आ रहा है, ओड। तो इसमें W1 क्या था, इवन सबस्पेस, यानी कि इवन पॉलिनोमियल का सबस्पेस, W2 ओड सबस्पेस, यानी कि ओड पॉलिनोमियल का सबस्पेस। तो यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ W1 आएगी वो n+1/2 होगी, और डायमेंशन ऑफ W2 होगी जो n-1/2 होगी, ठीक है, ये वेरीफाई कर सकते हो आप इजीली। और यहाँ पर पार्टिकुलर एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, इसमें पार्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हो आप, एग्जांपल ये वेरीफाई करना, ठीक है। यहाँ पर v लो, क्या आनी चाहिए, डायमेंशन n ओड आनी चाहिए, तो ओड आनी चाहिए, तो P4 R लो, ये लो P4R, n-1 है यहाँ पर, ठीक है, n-1, तो यानी कि वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ये n-1 किसके इक्वल है यहाँ पर, 4 के इक्वल, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ पर, जो कि ओड आएगा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ v यहाँ पर आएगी 5, तो उसके लिए फॉर्मूला फिल होगा। तो यहाँ पर बेसिस बता सकते हो आप, इस केस में जो बेसिस होंगे इसके वो होंगे 1 x x² x³ x4, कितने एलिमेंट इसके अंदर, 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो W1 सबस्पेस बनाओ यहाँ पर कि W1 क्या होगा, इवन पॉलिनोमियल का सबस्पेस, ऑड पॉलिनोमियल का सबस्पेस, और इसमें डायमेंशन ऑफ W1 जो W2 आएगी वो ये आएगी, इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखो अगर इवन है, डायमेंशन ऑफ v n आ रही है और वो कैसी है, इवन है, ठीक है, तो उस केस में जो इवन सबस्पेस ऑड सबस्पेस बनाओगे उनकी डायमेंशन कितनी होगी, n/2 सिंपल एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर P5 लेता हूं ओवर R, ठीक है, P5 ओवर R, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो जो S के अंदर एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 x x² x³ x4 x5, यानी कि यहां पर जो डायमेंशन ऑफ P5 R आएगी वो कितनी आएगी, 6 आ रही है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 6 है, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 6। तो इसमें देखो इवन पॉलिनोमियल जो W1 बनाओगे W2 बनाओगे उनमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 आएंगे, n/2 यानी कि उनकी जो बेसिस आएगी उनकी डायमेंशन आएगी W1 W2 की वो कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है किसी पॉलिनोमियल के लिए, आप इनको याद कर सकते हो एज अ, ठीक है, एज अ रिजल्ट। चलिए तो होमवर्क क्या है, होमवर्क आपको डायमेंशन प्रूव करनी है। तो यहां पर होमवर्क में आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई ऑल द एग्जांपल्स, वेरीफाई ऑल द एग्जांपल्स which is given in this class। जो इस क्लास में आपको जितने भी एग्जांपल दिए उनको वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई ऑल द एग्जांपल्स व्हिच इज गिवन इन द क्लास, उनको एटलीस्ट आप खुद से वेरीफाई करना, जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स कराए हैं, क्वेश्चंस कराए हैं, और जो एग्जांपल्स मैंने आपको एज अ होमवर्क भी दिए हैं उन सबको आपको एक बार अपनी तरफ से सॉल्व करना है, बेसिस और डायमेंशन दोनों को। जब आप एक तरफ से अपनी ओर से इसको एक बार और रिवाइज कर लोगे ना, आपको ये समझ लो बेसिस एंड डायमेंशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, सिंपल बेसिस डायमेंशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और प्लस में कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे बेसिस एंड डायमेंशन की। जैसे ही आप वो प्रॉपर्टीज करोगे बेसिस एंड डायमेंशन की, उनको कर लेते हो ना, फिर ये समझ लो बेसिस एंड डायमेंशन का हर एक क्वेश्चन लगभग आपसे बनने लगेगा। एक दो क्वेश्चन की मैं कहता नहीं, लेकिन लगभग ज्यादातर क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, इतनी ही इंफॉर्मेशन से, इतनी ही नॉलेज से, ठीक है। तो मस्ट है कि इसको अच्छे से रिवाइज करना जो भी आपको आज पढ़ाया गया है। तो आपको आज जो मेनली पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया है, बेसिस पढ़ाया गया है, और आपको मेनली डायमेंशन बताया गया है। बेसिस के ऊपर कुछ आपके थ्योरम थी, कुछ रिजल्ट्स थी, बेसिस की 3 डेफिनेशंस थी आपकी, प्लस एक थ्योरम थी, राइट, ये आपको करना है। डायमेंशन आपके पास डेफिनेशन थी सिंपल, और इसके ऊपर लगभग 16 एग्जांपल्स थे,
ठीक है, लगभग 16 एग्जाम्पल्स और एक क्वेश्चन था, ठीक है। और उस एक क्वेश्चन की हेल्प से आप दो क्वेश्चन बना सकते थे। जो पॉलिनोमियल पर था उस पर आपको एन जब इवन है एन ऑड है तो उसके बेस पर आप 2 क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपको करना है। तो टोटल कितने हो गए देखो, 16 एग्जाम्पल्स प्लस ये एक क्वेश्चन था, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 18 क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है। और यहाँ पर एक थ्योरम थी ये चीज। तो इस तरीके से 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी, तो 3 एग्जाम्पल यहाँ थे, एक थ्योरम यहाँ पर पढ़ी, इसके ऊपर हमने इसका प्रूफ देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 20 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, अगर ध्यान से देखा जाए तो। इनको एज अ क्वेश्चन की तरह लेके चलो और इनको अच्छे से रिवाइज करना है, आपको समझना है। स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी नहीं, जब नेक्स्ट क्लास होगी आप इसमें इस क्लास के जो भी आपकी कमेंट सेक्शन है उसमें अपने डाउट्स लिख देना। जो भी जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको हम एक बार कैटर कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का लेक्चर बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर। बिल्कुल बेसिक था, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको आता है वेरी गुड, और उनका रिवाइज हो गया होगा, कुछ नई चीजें पता चली होंगी। और जिनको नहीं आता था उनको आज सीख गए होंगे कि बेसिस एंड डायमेंशन क्या होती है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।